सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आज फिर आपके साथ। यकीनन आज की सुबह भी आपकी बहुत खूबसूरत और रंगीन हुई होगी। रंगीन इसलिए हुई होगी कि आप घर को साफ़ सुथरा जब कर लेते हैं तो हर चीज़ रंगीन लगती है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है जब घर पूरा साफ़ हो तो फिर मेरा दिमाग भी अच्छा हो रहा है। यकीनन इस वक्त आप लोग जो तमाम ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हैं वो अपने कामों से थोड़ा सा फारिग हो गई होंगी और उन्होंने विनस एंटरटेनमेंट लगा दिया होगा, क्योंकि उनको पता है कि अब सुबह ठीक 10 बजे आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ होंगी। और सुबह की बैठक में हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिससे आपको भी अच्छा लग रहा होता है और हमें भी अच्छा लग रहा होता है, और हमारा काम ही यही है कि हम वो बातें करें जो आपके दिल के बहुत करीब हो। आजकल सबसे ज़्यादा दिल के करीब जो चीज़ें चल रही हैं वो है पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान की आवाम जो है आजकल बहुत परेशानी में है। सियासी जो हालात हैं वो तो आपको पता है कि ऐसे ही चल रहे हैं, मगर यह है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हमें अपने आप को ठीक रखना है, क्योंकि अगर अफरा तफरी फैला देंगे हर तरफ और हम भी परेशान रहेंगे और हर बार यही मतलब बात करेंगे कि जी महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। महंगाई तो हो ही रही है जब से हम इस दुनिया में आए हैं। मज़ीद यही सुना, आज तक मैंने ये नहीं सुना कि जी किसी चीज़ की प्राइस कम हो गई है। 2 दिन पहले उसको बढ़ा दिया जाता है, 2 दिन बाद उसको सिर्फ इतना सा उसको कम करके वाह कर दी जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जब पाकिस्तान में अफरा तफरी रहेगी, कुछ होगा नहीं, तो तरक्की भी रुक जाएगी। जब तरक्की रुक जाएगी तो आवाम जो है वो मुश्किल का सामना करेगी। मुश्किल का सामना इसलिए करेगी कि आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, और जब सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम ये जो 2 घंटे साथ होते हैं और हमारे सारे दिन के जो प्रोग्राम हैं वो यही सोच कर हम कर रहे होते हैं कि शायद आपकी थोड़ी सी हम परेशानी दूर कर दें। परेशानी सिर्फ बातों से ही दूर कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो आप खुद अपने दिमाग को बनाएंगे कि अगर हमारी ज़रूरियात हमने जो बहुत बढ़ा दी हैं अगर उनको हम कम कर दें। जैसे जैसे हालात होते हैं इंसान को थोड़ा सा सिमट जाना चाहिए। कहते हैं कि पाँव जो हैं अपनी चादर तक फैलाने चाहिए। जो हमने बहुत चादर से बाहर कर दिए हैं उनको हम समेट लें। हम लोगों को देखना छोड़ दें कि फ़लाँ ने कितना महंगा जोड़ा पहना है, फ़लाँ ने कितनी महंगी गाड़ी रखी है, फ़लाँ के घर में कौन से ऐसे शो पीस हैं जो हमारे घर होने चाहिए, फ़लाँ के घर में कौन सा ऐसा खाना पक रहा है कि वो हमारे घर में भी पकना चाहिए। ज़रूरी नहीं है। हम जब 4 दीवारी के अंदर होते हैं ना, तो 4 दीवारी अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे लिए बनाई है कि उसमें अगर हम दाल रोटी भी खा लें तो उससे हम शुक्र अदा कर सकते हैं खुदा का, क्योंकि हालात तो मुश्किल चल ही रहे हैं। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे थोड़ी सी आगे जाके, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से सियासी मामले में बहुत ज़्यादा आगे, मुझसे 6, 7, 8, 9, 10 हाथ आ गई हैं। तो प्रोग्राम में ये सब बातें चलती रहेंगी, मगर मुझे अपने प्रोग्राम में सिर्फ आपके फेस पे मुस्कुराहट चाहिए। हम बातें इसलिए करते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, और अगर हम सियासी बात भी करेंगे तो सिर्फ इसलिए करेंगे कि आपको समझा सकें कि हालात किस तरफ चल रहे हैं। हालात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरे मुल्क में हालात जो हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं और लोग सरवाइव कर रहे हैं, मतलब रुक नहीं जाते। जिस दिन पेट्रोल महंगा हुआ उसके एग्जैक्ट दूसरे दिन जब मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर गई तो उतना ही रश था, और मैंने ये सोचा कि अगर महंगाई है तो फिर ये रश क्यों है, हम खड़े क्यों नहीं हो जाते सारे मिलकर कि महंगाई है, और हम अपने घरों में बंद हो जाएं और लोगों को बताएं कि अगर हम भी घर में बंद हो जाते हैं तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी। ये सारी बातें मज़ीद सुबह की बैठक में आपके साथ करती रहूँगी। आलिया जमशेद आपके साथ रहेंगी, और यकीनन आपको पता है कि जी पीर से लेके जुम्मे तक मैं आपके साथ होती हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो थोड़ा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर हम चलेंगे अपने मेहमानों की तरफ और फिर मज़ीद इन सब बातों पर बातें होंगी। आप हमें कॉल भी करेंगे, और अगर आपको कोई मज़ीद परेशानी लाहक है और आप चाहते हैं कि वो किसी से शेयर करें, तो सुबह की बैठक हमने बनाया इसीलिए था कि आप अपनी परेशानियां हमसे शेयर करें और हम आपसे उसका कोई ना कोई हमारा ऐसा गेस्ट हो जो आपका उस मसले का हल बता सके। सिर्फ मसले का हल बता सकते हैं, करना आपके ऊपर है कहते हैं, और कोशिश करें कि अपने अलावा अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भी तवज्जो दें, उनके बारे में भी पता करें, क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ करके कर ही लेंगे,
مگر یہ ہے کہ لوگوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں, ان سے بیٹھیں, ان سے بات کریں, ایک بیٹھک بنائیں, آپ بھی ایک ٹائم ایسا مخصوص کر لیں کہ سارے مل کر محلے میں جو مرد ہیں وہ اپنی ایک بیٹھک بنائیں, عورتیں جو ہیں وہ اپنی ایک بیٹھک بنائیں. جوان جو مرد ہیں جو آج کل پریشان ہیں جاب کی وجہ سے, ان کو جاب نہیں مل رہی, ایجوکیشن ان کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو جاتی ہے پر جاب کے حوالے سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں, تو وہ سب مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں, کیونکہ مسئلے کا حل تب نکلے گا جب ہم سب ایک ساتھ ہوں گے, چاہے کچھ بھی ہو. چلیں گے چھوٹی سی بریک کی طرف, اس کے بعد واپس آئیں گے. عالیہ جمشید اور میرے بہت سارے مہمان آپ کے ساتھ رہیں گے. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی. جانے سے پہلے بڑی ٹینشن والی باتیں کی تھی. آج مجھے لگ رہا تھا پروگرام تھوڑا سا سلو ہوگا, مگر نہ, جو آپ سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے اپنی سوچ کو نا اچھا رکھیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ جب ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نیگیٹو ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, مگر آج کچھ ٹوٹلی چینج ہو گیا. آج مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا نا سلو ہو جائے گا پروگرام, ہم ہنس نہیں سکیں گے, پر جب ابھی میں وقفے پہ گئی اور جب میری ملاقات ہوئی میرے مہمانوں سے, تو مجھے لگا کہ آج عورتوں سے زیادہ, جب ہم سب عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور جو وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے زیادہ اچھا آج کا پروگرام انشاءاللہ ہوگا. میری تو کوشش ہوتی ہے میں ہر پروگرام اچھا کروں. اگر میرے گیسٹ تھوڑے خاموش بھی ہوتے ہیں تو میں تو جھٹکے مار مار کے ڈول کے نا ان کو بولتی ہوں اللہ دا واسطہ ہے بول لو, ورنہ پروگرام جڑا نا بیٹھ جائے گا. اینی جی ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہماری صبح کی بیٹھک میں. آپ لوگوں نے اگر چائے بنا لی ہے تو ٹیبل پر رکھ لیں, ہاتھ میں نہیں پکڑیں, کیونکہ ہنسی کے ساتھ جو ہے نا چائے کپڑوں پہ گرتی ہے, کپڑے خراب ہوتے ہیں اور پھر ان پہ سے داغ نہیں جاتا ہوگا کسی طرح, مجھے نہیں پتا. اینی وے جی ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. ہمارے پہلے مہمان جو پہلے آئے وہ پہلے پائے کہتے ہیں نا, اور کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ, وہ میں فرسٹ آ چکی ہوں پہلے ہی, میں وقفے سے پہلے, اس وجہ سے پہلے آئے پہلے پائے میں. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی اچھے سے ایکٹر, بہت سے ڈراموں میں آپ نے انہوں نے میرے ساتھ دیکھا ہوگا, اور یہ ہم آف ایئر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اکثر ڈراموں میں میرے ہسبینڈ بنتے تھے, ڈراموں میں صرف ڈراموں کی حد تک, ادروائز نہیں. ادروائز ہم ایک کلیگ ہوتے ہیں اور ایک ہمارا الگ ریلیشن ہوتا ہے, ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو کیونکہ میاں کے ساتھ تو نا ایک رشتہ ایسا بن جاتا ہے, ان سے صرف آپ ٹینشن والی باتیں کرتی ہے عورت. سنو جی آج آٹا مک گیا ہے, آج دال نہیں ہے. وہ کہتا ہے سنو میں ابھی آ کے بیٹھا ہوں, تھوڑا کھانا تو کھا لینے دو, آتے ہی تم یہ سارا ڈال دیتی ہو, یہ بجلی کا بل آیا, یہ گیس کا بل آیا, آج گیس لیٹ آئی ہے اس وجہ سے کھانا لیٹ ہو گیا ہے. تو میاں کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں. مگر جو آپ کے کولیگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, ہم جولی ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ایک ہماری فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے, اس کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی, پر یہاں پر ہم سب ایک ہو جاتے ہیں اور ہم بیٹھ کر بہت سی مزے کی باتیں کرتے ہیں. چلتے ہیں جی جاوید اقبال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ عالیہ, اتنا تحمید باندھی اور اتنی اچھی باتیں کی, ایکسلنٹ. میری صبح اچھی ہوگی. آپ کے لیے یہ میرا روپ پہلی دفعہ ہے. ہاں, بہروپ اور روپ تو دونوں دیکھے میں نے ماشاءاللہ سے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ آئے میرے ایک بار کہنے پر, اور مجھے وہ لوگ یاد رہیں گے, میں نے پہلے بھی کہا, جو میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں, میری ایک بات پر وہ آ جاتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. نہیں ایسی بات نہیں. اچھا جی, ایک گیسٹ تھے, ان کے بارے میں جب انہوں نے تعارف کروایا تو مجھے تھوڑے سے سنجیدہ سا لگا. میں کہا عالیہ آج تو پھنس گئی, کیونکہ سیریس باتیں مجھ سے ہوتی نہیں ہیں, مگر جب انہوں نے بیٹھ کے باتیں کی تو میری صبح بھی جاوید صاحب کی طرح اچھی ہوگی. ہم چلتے ہیں جی شوکت جیلانی کی طرف. یہ ہیں وائس آف بزنس کمیونٹی کے پاکستان کے ہی ہوں گے نا, بزنس کرتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کا ہی سوچیں گے نا, بھی پاکستانی بھائی پاکستانی, بہن پاکستانی, بھائی پاکستانی. تو ہم چلتے ہیں جی شوکت جیلانی کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ کے ساتھ آپ نے انوائٹ کیا, اور ایک ماشاءاللہ اچھی صبح کے ساتھ ہم کوشش کر رہی ہیں کہ اچھی باتوں کے متعلق جو ہمارے پرابلم ہے اس پہ ڈسکس کریں. کہتے ہیں کہ جی ہر صبح جو ہے نئی سوچ لے کر آتی ہے, اور نئی چیزیں لے کر آتی ہے, نئے مقابلے لے کر آتی ہے جو ہم نے سارا دن کرنے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے ہمیں صبح کی جو پہلی چائے ہے وہ جو ہے وہ ہمیں خوشگوار بنا دیتی ہے, اور اچھے لوگ جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں. اچھا, آپ یہ دونوں جو گیسٹ ہیں
ये भी आपस में सहेलियां हैं भाई, सहेली कहेंगे ना, मतलब दोस्त है ये, और एक ही समझ लें काम में दोनों साथ हैं। क्योंकि जब अभी वो अलग आए तो जब हमने इनको बताया यार वो तो मेरे साथ होते हैं, मैंने कहा अच्छा, तो जावेद साहब आपके साथ होते हैं ये? जी, मैं इनके साथ तो, ये मेरे साथ होते हैं। हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के किसी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके कन्वीनियर हैं, और माशाल्लाह शौकत भाई बहुत काम कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए। शुक्र है बता दिया इन्होंने, वरना मैंने घर जाके अपने खसम करना सी। वो अच्छा भला सियासी बंदा आया था, बिजनेस कम्युनिटी का वो चेयरमैन था और वो घर के काम करता था। शुक्र है जावेद साहब ने डिफाइन कर दिया कि ये हुकूमत के लिए काम, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम जो है थोड़ा सा, इन लोगों की अच्छे काम की वजह से हम लोग थोड़ा सा सुकून में आ जाते हैं कि ये अगर अच्छा सोचेंगे, अपने घर जाएंगे, कुछ परेशानियां देखेंगे तो ये सोचेंगे कि लोगों की भी यही परेशानी है, तो उनको कैसे दूर किया जाए। अब आप बताएं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, और चल तो रहे ही हैं जब से हम पैदा हुए हैं, मज़ीद देख ही रहे हैं। अब जब सबसे मेन चीज़ पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ पे असरअंदाज होता है। पेट्रोल महंगा होता था हर बार थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब जो है एकदम ही बहुत ज़्यादा हुआ, तो लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं थोड़ा सा जावेद साहब के बारे में बात चलिए आप दोनों बातें करें, मैं बाहर जाके चाय भी कराती हूँ। नहीं, मैं इनके बारे में, आपने थोड़ा कहा कि एक्टर है, मैंने तो एक्टर, इनका आपने दूसरा रूप जो मेरे बहुत खूबसूरत एज ए बिजनेस कम्युनिटी की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी हमारे सेमिनार हुए थे 2-4, उसमें इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, जब काफ़ी चीज़ों पे मसले मसाइल थोड़े से, क्योंकि हर एक चीज़ को कंट्रोल करना, लाइन अप करना, किस बंदे से किस तरह की कोई बात करवाना, अल्लाह ने इनको वो खुदादाद सलाहियतें दी हुई है कि हकीकत में जिस प्रोग्राम को इन्होंने, आज मैं देखा मैं शौक हो गया, मैं इनका शुक्रिया अदा करना फ़ोन पे चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चले इनसे मुलाकात करेंगे फिर होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतना अच्छा उस प्रोग्राम को किया और हर बंदे को टाइम दिया, टाइम पे हर एक को बुलाया और बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत चीज़ें इनके अंदर अभी पिना है, अभी हमने आहिस्ते आहिस्ते स्लोली निकाल ली है। सर मैं ये आज तीसरा प्रोग्राम है मेरा, अभी परसों ही शुरू हुआ है। मैं यही कहती हूँ कि आप जिस काम में जाते हैं उसको परफेक्ट बनाएं, कि वो आपके लिए एक यादगार बन जाए। कि जैसे अब आपने बैठ के जावेद, अब मैं एज ए एक्टर जानती हूँ, एज ए इंसान जानती हूँ कि ये कैसे इंसान है, मेरा इनसे कैसा रहा है, हम लोग दोनों अगर साथ भी होते हैं, खूबसूरत अंदर से पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन जब काम आएगा ना ये कर के आराम से निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। हम लोगों ने बहुत टाइम साथ गुजारा। एक हम वेब सीरीज बना रहे थे जिसमें सर जो है ईरानी बने थे, और अभी ईरान के बारे में भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इनसे करनी है। ये उसमें ईरानी बने थे, अच्छा उसमें भी मुझे इनकी ही वाइफ बनाना था, पर मसला ये था कि मैं उन दोनों बिजी थी, पर वो प्रोजेक्ट मैं ही मेरे ही हैंडओवर था, मैंने ही करना था। तो वहाँ पर भी इनके साथ हम लोग 3 मतलब दिन, मैं क्लियर बता रही हूँ, वहाँ पर बहुत सारी कास्ट थी, बहुत सारे लोग थे कुछ ऐवी थोड़े दिमाग ही गलत जावे, बहुत सारे लोग थे, और सुबह 7 बजे हमारी शूट स्टार्ट होती थी। ओवरऑल दूसरे दिन फजर तक हमारी वो काम चलते रहे। और जब मैं सेट पर नहीं होती थी तो मेरा हेड ऑफ प्रोडक्शन मुझे कॉल करके कहता था, आलिया अब जो है ना एक्टर बहुत हाइपर हो रहे हैं, तो तुम प्लीज़ ड्रामे की शूट से फ्री होकर तुम वहाँ पहुँच जाओ। और मैं वहाँ पहुँचती थी और फिर मैं अपनी बातों से इन सबको ऐसा सॉफ्ट करती थी कि ये सुबह फजर तक भी बैठे रहे और इन लोगों ने अपने काम कंप्लीट किए और बहुत अच्छे किए। थोड़ी सी किसी के साथ हो भी गई थी, क्योंकि जब कोई छोटा उठकर बड़े से बदतमीज़ी करता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बदतमीज़ी करने से बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं। अगर बड़े की बात आपको नहीं अच्छी लग रही या नहीं समझ आ रही, उस वक्त आप फिल वक्त चुप हो जाएं, बाद में आराम से बैठकर आप कहें सर मुझे आपसे ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उस वक्त थोड़ा सा हमारा हुआ था और मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जावेद साहब मेरी वजह से वहाँ पर थे और किसी वजह से। तो जावेद साहब आपकी तरफ आते हैं और आप मुझे बताएं कि हालात जो चल रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान के बाहर के जंगी हालात, इनके बारे में अब क्या रद्द-ए-अमल है आगे के, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और क्या करेंगे? देखें आलिया, सबसे पहले जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। सही, जानबूझ के कोई महंगाई नहीं करता, लेकिन बहैसियत बिलहैस कौम ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस मुल्क को सिर्फ कोई सियासी जमात, कोई इदारा, कोई डिपार्टमेंट या कोई सियासी शख्सियत नहीं सुधार सकती। हमें मिलकर अपनी आवाम को
हुकूमत का साथ देना है, अपनी फ़ौज का साथ देना है, जो भी इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बहैसियत एज ए बिजनेसमैन, मैं फिर कहूँ बहैसियत एक बिजनेसमैन के हमारे लीडर का विजन है SM तनवीर का कि कौम के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। ऐसे ही अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान अगर ना रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। ये जो हमारी आज़ादी है, जो हम खुलकर बात कर लेते हैं, खुलकर घूम लेते हैं, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी सोच से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि हम अपने ही घर को खुद ख़राब कर रहे हैं। और मैंने प्रोग्राम शुरू होने के बाद भी कहा था कि जब तक हम सब एक नहीं होंगे, जब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। घर में अगर कोई ऊंच नीच होती है, शौहर का बिजनेस अगर कम चल रहा होता है, हम उसका साथ दे रहे होते हैं ना। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम खा लेंगे, सुथरा खा लेंगे, पर हम अपने घर को सही रखेंगे। तो पाकिस्तान भी जो है वो हमारा घर है और वो हमारे लिए बनाया गया था। इसको हमने ही समेट के रखना है। जितना हम वावेला मचाएंगे उतनी खबरें जाएंगी दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में, तो वो हमारे लिए गलत हो जाता है। कहते हैं अपना वीक पॉइंट कभी भी दुश्मन को नहीं देना चाहिए। तो हम बैठकर क्या कर रहे होते हैं, खबरें और न्यूज़ और दे रहे होते हैं, ये हो गया, ये महंगाई हो गई, फलाना हो गया। यकीन माने मैं बैरूने एक मुल्क गई थी, दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क, इतनी गुर्बत देखी, इतनी गुर्बत देखी, बट अदरवाइज़ वहाँ का कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसने अपने मिनिस्टर की या जो उनका प्राइम मिनिस्टर था उसकी कोई बुराई की हो। आप ये सोचें कि जहाँ पर अभी तक गैस नहीं आई, जहाँ पर प्रॉपर अभी घर नहीं बने, आपको पता है झोंपड़ियों में लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी खोलियाँ बना के रह रहे हैं, पर वो खुश। तो ये क्या है, ये यकजहती है कि हम जब एक साथ हो जाते हैं तो ये सब कुछ होता है। आलिया, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा। यकजहती तो यकीनन बहुत अहम होती है, लेकिन इसमें मीडिया का भी रोल होता है। मीडिया जो है आपको क्या दिखा रहा है, बैक साइड पे क्या है, उसने उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। दुनिया देखती है कि क्या हो रहा है, वो उस पर मरऊब होते हैं। लेकिन जब आप फिज़िकली वहाँ जाते हैं, देखते हैं, तो हकीकत सामने आती है कि क्या है, कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। तो हमारा मुल्क, यकीन करें, मैं हल्फ उठा के खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इस मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। इस मुल्क से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। अच्छा, ये जो हमारी जो फ़ौज है, मेरा ख्याल उससे भी अच्छा कोई नहीं। देखिए जी, मैं एक बात आपकी करूँगा। मैं उन लोगों को जो फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, जवानों को बुरे अल्फाज से याद करते हैं, मैं सिर्फ उनको एक बात कहता हूँ। देखिए, अगर आज हम अपनी फ़ौज को, अपने जवानों को, अपने सबको बुरा कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कल को दुश्मन की फ़ौज अगर यहाँ आ गई तो फिर इन सड़कों के ऊपर हमारी फ़ौज नहीं, दुश्मन की फ़ौज गश्त करेगी, और फिर वो आपको पता है क्या हशर होता है। अच्छा सर, हम लोग तकरीबन आगे पीछे ही होंगे दुनिया में आने से में। आज तक मैंने कभी नहीं सुना था फ़ौज के बारे में, क्योंकि इतनी उसके लिए एक इज़्ज़त ही हमारी नज़र में है और रहेगी जब तक ज़िंदा हूँ। मैं अपनी पूरी फ़ौज की, नेवी, आर्मी, एयर फोर्स और जितनी भी हैं, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ। जिस तरह हम अपने उस्ताद की करते थे, हम उस तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये पहला साल है, ये कुछ साल हैं जो मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को सुन रही हूँ, और मुझे तकलीफ़ हो रही होती है घर पे बैठ के कि यार, आप लोग इतने आराम से खा पी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं आपको तो पता ही नहीं है। आप बड़े आराम से उठकर बाइक पर बैठते हैं, घूमने चले जाते हैं, कहीं पर आप खाना खाने चले जाते हैं, कैसे जाते हैं? आपने कभी सोचा है आप इतने आराम से कैसे बैठे हैं? आपने कभी बॉर्डर पर गए हैं? आपने देखा है कि आप पे जवान, वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी माँ बाप हैं, वो किस तरह अपने घर में देख रहे होंगे? आप क्या कहते हैं सर इस बारे में? देखिए, आपने पहला सवाल जो किया था कि पेट्रोल जो बरदम बढ़ा, उससे महंगाई हुई है और सारी चीज़ें जो, देखिए ये अभी ये तो स्टार्टर है कि पेट्रोल बढ़ेगा और चीज़ों के ऊपर भी इम्पेक्ट आएगा और बहुत सी चीज़ें आगे भी बढ़ने के बहुत से चांसेस हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आप जब तक एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे
اور ایک روڈ میپ بنائے. بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے. اچھا دیکھیں, لانگ ٹرم پالیسی بنانا اس طرح کمپلسری اب اس لیے ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر جنگوں کے بعد جو اثرات آتے ہیں نا, وہ نو بڈی نوز واٹ از دا ہیپننگ. جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑیں گی آئندہ, جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم یہ پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ ایشیا کے اندر آبادی, اور ہماری خاص طور سے پاکستان کی جو ورک فورس ہے ڈفرینٹ یہ خلیجی ممالک میں کام کر رہی ہے, تو ہمیں ایک ایسی لانگ ٹرم پالیسی, فورن پالیسی اور لوکل پالیسی اس طرح کی بنائیں کہ ہر آدمی کے لیے یہاں پر روزگار آسانی ہو سکے, اور یہ مہنگائی سے ہم کس طرح نپٹنا ہے یہ بھی دیکھیں. اچھا دیکھیں, گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی بنانا, بزنس کرنا نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کا کام ہے بزنس کرنا, لیکن اس کے اندر گراؤنڈ پہ کام کرنا. میں ایک ایگزامپل آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بہترین ماہر معاشیات, بہترین پروفیسر جو آپ کو یہ معاشیات کی تعلیم دے رہے ہیں ساری چیزیں, وہ ضروری نہیں کہ گراؤنڈ پہ پریکٹیکل طور پر وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہو. دیکھیں, جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بہت سے ہائیڈر, بہت سے ایسی پرابلمس آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے. بڑے بڑے مسائل ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ طرح کی آپ کو فیسز میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے, تو اس کو ہاؤ ٹو ریزالو اٹ, اس کے لیے آپ کو ان ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, اب اگر آپ نے یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی ہے تو دیکھیں ہمارا ایس ایم ای ویسے ہی اتنی مشکلات کا شکار ہے, اور انٹرپرونر اوپر سے اگر آپ ہے نا, میں کہتا ہوں گورنمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی, میں تھوڑی بات کو دوسری طرف لے آ رہا ہوں. گورنمنٹ نے اناؤنس کی کہ یار ہم 2 مہینے کی 4 مہینے تنخواہ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں آپ 2 مہینے 4 مہینے کی تنخواہ لیں, بلکہ ڈبل لے لیں, کام اچھا کر لیں, کام وہ کرے. دیکھیں یہ 1 منٹ ہے, اس سے اگر آپ 2 مہینے 4 مہینے, آپ اسمبلی میں کتنے لوگ ہیں, 100 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, میں کہتا ہوں آپ تنخواہ آپ ڈبل پے لیں, لیکن جو مراحت ہے نا, فضولیات ہیں, جو ادر ایکسپینڈیچر, اس کو ختم کریں. بڑے بڑے 100-200 قافلے ہیں جن کو آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا, ہر ایک کو آپ نے جو کی ہوئی ہے وہ واپس لیں, ان کو آپ سیف سٹی کے طور پر ان کو وہاں پر یوٹیلائز کریں. بلکہ ان کی یہ جو شوشا والا ڈالا والا سسٹم, یہ تمام چیزیں ختم کرنا پڑے گا. وہ میں نے اسی لیے کہا کہ یکجہتی, کہ اگر ہم دال روٹی کھا رہے ہیں اور غریب آدمی کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہے, تو اس میں سب کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل. اچھا, میں ایک بات یہاں تھوڑی سی آپ کو دیکھیں, ہمارے پاس ایک وقت ایسا آیا تھا 2022 کے اندر, جو اس اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب جب یہاں پر نہ ایل سی کھل رہی تھی, نہ کوئی مارجن تک کو, ہمارے پاس آئی ڈونٹ ریمبر, میرے خیال 5 بلین یا ایسے ہی کچھ اماؤنٹ ہمارے ریزرو میں تھا, اور بہت سے مسائل تھے. تو اس ٹائم پر یہی گورنر صاحب تھے, جمیل صاحب, اور ہم نے آہستہ آہستہ آج الحمدللہ ایک اچھی پالیسی انہوں نے اپنائی, اور آج کیا ہے کہ ہمارا الحمدللہ ہم امپورٹ کے لیے بھی ہمارے پاس اچھا خاصا ریزرو ہے, اور ایکسپورٹ بھی ہماری آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. تو دیکھیے, اوپر کا اگر سربراہ کوئی اچھا ہوتا ہے نا, تو آپ کا کام سارا ایک اچھے سیٹ اپ میں آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ جیسے ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا آپ 1000-2000 دیں, دیکھیں 1000-2000 نہ دیں, بلکہ یہ سارا پیسہ انفراسٹرکچر میں لگا دے. جو روڈ ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ٹوٹی ہوئی ہے, ٹرانسپورٹیشن, ایک آدمی آپ کو ہر جگہ پر اب کوئی فرق ہی نہیں کسی جگہ. آپ 2000 دے دیں گے نا, ایک گھنٹے کے اندر موٹر سائیکل جاتی ہے, اس کے 4000 خرچ ہو جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کتنا لانگ ڈسٹینس, وہی آپ کا آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے نا, وہ 2 گھنٹے میں کنزیوم ہوتا ہے. تو یہ آپ 2000 اس کو نہ دیں, آپ 2000 اس کے اوپر اور لے لیں. اچھا, وہ 2000 ہم خوشی سے دے گا, بے شک اس کی پے اتنی ہے نہیں ہے, لیکن انہیں معلوم ہوگا کہ یار میرا یہ 2.5 گھنٹے, یہ میرا 1 گھنٹے کا سفر ہے, یہ اب میرا تقریباً 45 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو وہ خود آپ کو خوشی سے دے گا, اسے پتہ لگے گا یار یہ ٹرانسپورٹیشن, یہ جو اماؤنٹ لے رہے ہیں یہ مجھے بسوں میں, یہ اس میں ٹرانسپورٹیشن میں, ہر چیز کے اندر مجھے فیسلٹیز ہو رہی ہے, وہ خوشی سے یہ تمام چیز دے گا. اچھا, اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایسا روڈ میپ پرمنٹ بنا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج ایک اپنا مثال طور پر کسی سے مرچنڈائز کیا, کسی باہر امپورٹ وغیرہ کے سلسلے میں کسی کو ایکسپورٹ کرنا ہے, تو اسے ہم نے آج کی پالیسی, آج کے ریٹ, تمام چیزوں کے حساب سے, کل وہ ایس آر او آیا کہ اس محکمے سے بھی آپ کو این او سی لینی ہوگی, یا یہ چیزیں, مطلب ڈفرینٹ طرح کے ایس آر او آتے ہیں. اس کلچر کو ختم کریں.
लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, जिस तरह चाइना ने 90 के बाद जब हम वही मटेरियल ताइवान और दुनिया से हम लेते थे, फिर वो चाइना में जब थोड़ी सी उनकी क्वालिटी, क्योंकि वहाँ पर इतने एक्सपर्टीज़ और स्केल वर्कर नहीं थे, वो वहाँ से अपने मुल्क से ले जाते थे, तो वहाँ पर ले जाकर उन्होंने फिर थोड़ी सी क्वालिटी के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, उसके हिसाब से फिर वो प्राइस भी बड़ा अच्छा हमें मिल जाता था। तो इस तरीके का आप डोर स्टेप वहाँ यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं और उसके लिए आप जो हम बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं मंगवाते हैं, वो लॉन्ग यहाँ पर टर्म। बनना और देखिए ये एक बात अपने नोट डाउन कर लें कि आपका मुल्क जब तक तरक्की नहीं करेगा, जब तक यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाते और यहाँ पर एसएमई एंटरप्रेन्योर कामयाब तरीके से बिजनेस ना कर सके सुकून के साथ। देखिए एक आदमी आया है ऐसे भी, अभी उसने कारोबार स्टार्ट किया, अब उसके डिफरेंट सेक्टर के अंदर उसको जो प्रॉब्लम, अभी आप इतना टैक्सेस का हेवी बोझ डाल देंगे और इतना डिफ़िकल्ट कर देंगे लाइसेंस लेने में, तो वो कैसे काम करेगा? आपको पता है ग्राउंड पे क्या है? आप देखें सब चीज़ें मार्केट अच्छा अच्छा नज़र आ रहा है, इसके बैक हैंड पे देखें कि लोगों के क्या माशियात है, क्या बुरे हालात है। आप ये बताइए कि ये जो तमाम चीज़ें, पेट्रोल बढ़ाई, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट ने इन चीज़ों से नहीं होता। मैं देखें 2 महीने की तनख्वाह आप उसमें 2000 बढ़ा दें, 4 महीने बढ़ा दें, लेकिन महंगाई किस रेशो से बढ़ रही है, इसको तो आप कम से कम कंट्रोल करें। कंट्रोल करना चाहिए, और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बच्चे जवान, पढ़ाई के खर्चे, और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो मैं कहती हूँ कि इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एजुकेशन करवा के, इतनी मेहनत करवा के जब यहाँ जॉब ही नहीं होती हैं तो लोग अलग परेशानियों में होते हैं। क्योंकि हमें कोई ऐसे मौके बनाने चाहिए कि बच्चों को जॉब मिले, हम कोई ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएं, कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ बनाएं कि उनको यहीं पे जॉब मिले। ज़ाहिरी बात है यहाँ से कमाएंगे, यहाँ पर ही तरक्की होगी। आप क्या कहते हैं जावेद साहब? आलिया देखें, तालीम एक शहरी का बुनियादी हक है और हुकूमत का फ़र्ज़ है अपने हर शहरी को तालीम के लिए राज़ी करे और तालीम दे उन्हें, बिल्कुल, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में। पर जावेद साहब यहाँ पे मैं टोकूंगी आपको, हमारी जो सोच है ना वो बड़ी गलत हो गई है। जो आम आवाम है उन्होंने अपनी सोच को ना अजीब तरफ ले गए। हम लोग गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं और बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, हम बात कर रहे हैं ना, तरीके से बात करें। उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल जो खुले हुए हैं वो बंद पड़े, उनमें जो सहूलत है कि जी आपको अपना आपका कोर्स जो है वो फ्री मिलेगा, कोई भेजता ही नहीं बच्चों को। हमने अपनी ज़रूरियात भी बढ़ा ली ना, हम इंग्लिश मीडियम में चले गए, 5 सितारे वाले स्कूलों में चले गए, वहाँ के फिर एक्सपेंस पूरे करना, फिर बच्चे को अगर आप कोई चीज़ नहीं देते हैं तो आपको होता है मेरा बच्चा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इसको फ़लाँ चीज़ भी मिलनी चाहिए, फ़लाँ भी मिलनी चाहिए। तो इसमें आवाम का भी थोड़ा सा है कि अगर आवाम थोड़ा सा इस तरफ आ जाए। गवर्नमेंट जो स्कूल बने हैं बड़े बड़े और बहुत सी जगहों पर हैं और वो ताले लगे हुए, इसके बारे में देखिए जी, इसके लिए तो मैं अपने आप को, शौकत भाई को और हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के जितने सरकर्दा लोग हैं और बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, अकील करीम डैडी है, हनीफ गौहर है, एसएम तनवीर जैसे नाम हैं, मियां मंशा जैसे नाम हैं, उनसे ये कहूँगा कि इन गवर्नमेंट स्कूलों को आप अपने लिए, मतलब जिससे दूसरे लफ्ज़ों में गोद ले लें। बिल्कुल। और वहाँ पर आपके पास अल्लाह ने हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अल्लाह ने बहुत दिया है। हमारा ये फ़र्ज़ हो जाता है कि हम वहाँ तालीम सस्ती करें, ना कमाएं हम स्कूल से, बिल्कुल, हम वहाँ पर तालीम दें और वो तालीम जो दुनिया के लिए है, ना कि एक इंग्लिश मीडियम में दी जा रही है और हमारे जो सरकारी हैं उधर हम यही दिखा रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वहाँ भी वही तालीम दी जाए जो उस जगह दी जा रही है। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, बच्चे हैरान होते हैं। मैं कहती हूँ कि जब हम 6th क्लास में पहुँचे थे, जब हमारी बुक आई थी ए फॉर एप्पल वाली, आपको पता है जी, तो 5 साल जो है बच्चे की जो एज होती है ग्रोथिंग की, वो होती है 4 साल 5 साल। अगर हम उस वक्त से उसको वही तालीम दें जो हम इंग्लिश मीडियम में ले रहे हैं जाकर, फिर इंग्लिश मीडियम के भी 2 हो गए हैं, एक कैम्ब्रिज हो गया और एक मैट्रिक सिस्टम हो गया, ए लेवल हो गया, उसमें और ज़्यादा एक्सपेंस है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी आवाम को, हमारी कौम को, हमारे सियासतदानों को, बिजनेसमैनों को चाहिए कि इन स्कूलों को गोद लें, इनको अपना समझें और इसकी तरफ चलेंगे और शायद कुछ चेंज हो जाए। तो छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, वापस आएंगे, इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मुझे इस टॉपिक में ना कुछ रंग नज़र आ रहा है। चलते हैं जी छोटे से ब्रेक पर, उसके बाद वापस आते हैं। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ और मेरे मेहमान।
रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी। सुबह की बैठक में वापस आ चुके हैं और आज टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। खुश्क है पर अच्छा है। ये हालात जो चल रहे हैं इसके हवाले से हम जो बातें कर रहे हैं आप गौर से सुनें और उसको समझें और उसको लेकर चलें। अच्छा, अब हमारे इस वक्फे के दौरान एक गेस्ट का और इजाफा हुआ है क्योंकि आजकल की जो जवान नस्ल है ना वो थोड़ी लेट लतीफ़ है। पहले कहते थे इसलिए लेट होते, किसी पार्टी में अगर जाना ना तो किसी फीमेल ने लेट आना तो मैंने पूछना क्यों लेट आती हो, कहती लोग इंतज़ार करते हैं, वो फ़लाँ नहीं आई ना। तो अब भी ये शो में भी लोग समझ रहे शायद हम लेट आएंगे तो लोग हमें मिस करेंगे, हमें याद करेंगे। हम चलते हैं जी असगर शाह की तरफ। असगर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया, इट्स ऑनर फॉर मी। और आप बताइए, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्रिया आपका भी और इकबाल साहब का स्पेशल दोनों का कि आप दोनों ने वक्त निकाला और आए। और सर का तो है ही है शुक्रिया, Thank you. क्योंकि ज्यादा उनका मैं Very busy man. वो आप समझ लें हम इकट्ठे हैं ना एक घर के हैं आलिया, आप शायद भूल गई हैं कि आप कराची में रहती हैं। नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक के बहुत सारे मामलात और कल भी मैंने यही बोला कि हम भी कराची ची रहने ऐसी पत्तों की तो आए लग रहे हैं तनों। नहीं, तो वो रास्ते में बहुत सारे आपको पता मामलात को झेल के यहाँ तक पहुँचना होता है। मतलब क्या मसले हल करते आए हो, हाँ, देख रहे हो। हाँ, देखना पड़ता है, आगे पीछे आर्टिस्ट है ना हम लोग, तो ये तो मसले मैंने हल करते प्रोग्राम में कहा था कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखें कि क्या परेशानी से गुजरे। हो सकता है हमारे थोड़े से हंस के बात करने से, थोड़ा सा उनके साथ हमदर्दी से बात करने से शायद उनके मसले थोड़े से कम लगने लग जाए। क्योंकि जब हम बात डिस्कस करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, थोड़ा सा अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कम हो गया, होता है ना। बिल्कुल, जबकि वो मसला अपनी जगह होता है। शेयर करने से आपके बहुत सारे मामलात हल होते हैं, आप आपका बच दिल का बोझ गए हल्का इस टॉपिक की वजह से, आप बच गए बस इसी वजह से। अच्छा जी, हम दोबारा जावेद साहब की तरफ और सर की तरफ जाएंगे। बात चल रही थी गवर्नमेंट स्कूल की, तो उसको हमने गोद लेना है और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जब ये काम होगा मैं आपके साथ। बिल्कुल जी, और आप हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। हाँ। और मैं आपको बताऊं ये आपका इतराज था कि बैठती नहीं हूँ। मतलब सीन जब हो रहा होता है तो बंदा खड़े होके ही करवाएगा ना। नहीं, ठीक वो है। नहीं बैठ भी सकती थी अगर वो सीट मेरी होती जवाब है। महफूज है। तो टॉपिक की तरफ हमारी बिजनेस कम्युनिटी में हैं कुछ लोग जिन्होंने गडाप में कुछ स्कूल्स को जो है वो चैरिटी के ऊपर कर रहे हैं और एक पैसा उधर से वो बच्चों से नहीं, उनके वालिदैन के ऊपर बोझ नहीं बनने देते, किताबें देते हैं। और मैं नाम भी लेना फ़ख्र महसूस करूँगा, बिज़नेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम है। प्रेसिडेंट थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शारिक वोरा, उन्होंने स्कूल खोले हुए हैं गडाप में पिछले 25-30 साल से। और यकीन करें कि वो हफ्ते में एक मरतबा खुद जाते हैं वहाँ पर, वहाँ जाते हैं और उस स्कूल को देखते हैं। आप, मैं ज़रूर कहूँगा और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से शारिक, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ विज़िट कराओ यहाँ पर सबको, मीडिया के लोगों को, कि स्कूल कैसे चलाया बल्कि मेरे प्रोग्राम में आएँ और आकर लोगों को बताएं कि हम किस तरह इनको लेकर चल सकते हैं, कैसे उनको गोद ले सकते हैं, किस तरह उनको सरवाइव करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे। एग्जैक्टली, उनका ये है, उनका डोमेन है, उनको आप बुलाएं और वो अच्छी राय भी दें। जी, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। आज मैं स्क्रीन पर बैठ के कहती हूँ, जो हमारी आवाम के लिए अच्छा काम करेगा, बेलौस काम करेगा, बग़ैर किसी लालच के, हम उनके साथ खड़े हैं। तो अब आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से? देखिए, हमारे जो एजुकेशन है वो, अगर पाकिस्तान में जो कहते हैं कि सतून है ये जो चीज़ है, तो उसमें इसका अहम तरीन रोल है। अगर विदाउट एजुकेशन, क्योंकि दुनिया के अंदर जो तेज़ी से तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर से पेपरलेस की तरफ हम जा रहे हैं और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नई एजुकेशन जो आ रही है उससे उसकी तरफ लेके जाना है। हमने अपने बच्चों को स्किल वर्कर
کے طور پر لے کر آنا ہے موٹیو. دیکھیں جب تک آپ نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پہ کامیاب نہیں ہوں گے، ورنہ تو ہمارے بچے الیکٹریشین، پلمبر، اس طرح کی چیزیں نہ ڈیولپ ہوتی رہے گی. جو افورڈ نہیں کر سکتے ان ہاں کے میں بعد اس پہ آتا ہوں. دیکھیں آپ ایک روڈ میپ بنائیں ایجوکیشن کے اندر. ابھی ہم نے ایک سیمینار کیا تھا، جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈفرینٹ وائس چانسلروں کو ڈفرینٹ یونیورسٹی سے، انڈسٹری اکیڈمیا لنکیج بلڈنگ. اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ یہ کیا کہ ایک بچہ جو ایجوکیشن لے کر آتا ہے اپنا گریجویٹ یا اس کو کیوں وہاں جاب نہیں ملتی، وجہ کیا ہے کہ یہ بٹوین ان کی کیا گیپ ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں. تو ہمیں چاہیے اس کے ہم نے ایک سیمینار کرایا. اس کے اندر ہمیں پتہ لگا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ، ایک تو خاص طور سے جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، جو اساتذہ کو جو ایک نئی طریقے کے جو چیزیں اویئرنیس پروگرام وغیرہ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہے. دیکھیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپلسری تربیت بھی ہے. اگر آپ جب تک اپنے بچے کو تربیت نہیں دیں گے، کتنی ہی تعلیم دے دیں، ہم سب اس طرح ڈگریوں کے پیچھے پڑے کہ یار ہم نے وہاں سے وہ ڈگری یہ لے لی. جب تک آپ تربیت نہیں دیں گے نا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں پر ماں باپ کا سب سے بڑا اہم رول ہے ماں باپ کہ جب بچے کی بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں آپ سوچ ہی ایسی ڈالیں کہ کیونکہ وہ انمیچور ہوتا ہے، اور جب ہم ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پہلے سے ہی وہ باتیں ڈالیں کہ جو بات کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. یہ نہ ہو کہ پھر آپ کی تربیت پہ ہاتھ اٹھے. اچھا دیکھیں یہاں پر فیکلٹی اور لیبورٹریز، زیادہ سے زیادہ لیب ہے نا یہاں پر اوپن کریں، اور یہاں پر ایک ایسا ٹریننگ سینٹر جہاں پر بچہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد وہاں سے بہت چیزیں سیکھ سکتا ہے، اور اسے پتہ لگے کہ اب اس کا اسکیل کیا ہے، اس کا چیک کریں، اس کو اویئر کریں. اور جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے ساتھ. اچھا اس میں یہ بہت اچھا سر نے فرمایا، جاوید صاحب نے، کہ ہمیں چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس طرح کے جو بالکل ڈیڈ ہوئے ہیں، جو رننگ میں نہیں ہیں، ان کو اپنے ہینڈ اوور کریں اور اس کو چلائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. دیکھیں علم جو آج کل آپ کے پاس، آپ پیسہ دیں گے خرچ ہو جائے گا، علم ہوگا آپ کے پاس، ایجوکیشن ہوگی، آپ دوبارہ اس سے ارننگ کر لیں گے. اچھا گراؤنڈ کے اوپر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جو مسائل پرابلم ہے حکومت کو وہ نہیں پتا، بیوروکریٹ کو نہیں سمجھتی، جو وہاں پر کام کر رہے ہیں نا وہی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے. ایجوکیشن کے اندر جو کام کر رہا ہے، جو تھنک ٹینک جو ہے وہاں کا، اس کو اپنے ساتھ آن بورڈ لیں. میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ گورنمنٹ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی، تو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کے اندر آپ کام کریں، جو ڈفرینٹ جگہوں پہ کر بھی رہی ہے گورنمنٹ. تو میں کہتا ہوں آپ دیکھیں جب تک آپ ایک روڈ میپ، ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائیں گے، جب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اچھا سر، آج اس پروگرام میں آپ کو بھی اور آپ کو بھی، آپ کو جو لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو آپ کی اس بات کو مانیں گے، جیسے ہم نے کہا کہ ہم کوئی بھی اسکول اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم رن کرواتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں، تو یہ آپ دونوں کی طرف سے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ لے کر آئیں اور یہاں پر ہم لوگوں کو بھی بریفنگ دیں کہ اگر ہم صرف پورے سال میں ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم نے جو صدقہ زکوٰۃ نکالنا ہے وہ ہم صرف رمضان میں نکالیں گے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پورے جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. اور سر کی بات سب سے پرفیکٹ ہے کہ پیسہ دینا، پیسہ تو آپ جتنا بھی لے لیں ختم ہو جائے گا، ایک سالڈ کوئی چیز دیں ان کے ہاتھ میں. مطلب بھوکے کو مچھلی نہ کھلائیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں، کیونکہ اس طرح تو پھر ہم ان کو عادت ڈال دیتے ہیں. اچھا ایک چیز اور ہے، سوری میں آپ کی بات یہاں پر یہ انٹرلنک ایسے کہ یہاں پر کیا کیا گورنمنٹ نے نا کافی لوگوں کو جو صاحبی حیثیت تھی وہ ان کو اسکول وغیرہ ان کو دیا. جب انہوں نے اچھی پرفارمنس شروع کر دی تو گورنمنٹ نے واپس لے لیا کہ تو ہماری پراپرٹی ہے. دیکھیں جب ایک اچھا ایک کام کر رہا ہے اس کو واپس ریفنڈ نہ کرے، اس کو ریکال نہ کرے. دیکھیں ایک اگر آپ جب تک ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، ایز اے معاشرہ ہمیں ایک اس طرف رجحان کی طرف جانا ہے جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرے، اور جو یہ نہیں کہ دیکھیں میں کہتا ہوں قوم کو بھکاری نہ بن. آپ ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے، 2 وقت کا. دیکھیں بنگلہ دیش کا کیا رول ماڈل ہے. آپ یہ جو اس کھانا کھلا میں ان کو منع نہیں کرتا، اچھی چیز ہے کھلائیں، آپ یہ بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا اماؤنٹ جو آپ کے پاس آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے، اس ایریا میں جو کراپ ہوتی ہے وہاں پر آپ
बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दें, जैसे टमाटर है आप इसकी केचप बनाएं डिफरेंट फॉर्म के अंदर, बहुत उसकी सारे वो काम चीज़ें हैं। आप इसको वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करें। अब एक्सपोर्ट करना देखिए हमारा, हम दुनिया की लार्जेस्ट 6 है ना, मेरा ख्याल है 5 या 6 के अंदर हम आते हैं दूध डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, तीसरे नंबर पर सॉरी। अब तो अब हमारा क्या हाल है, वजह यह है कि अगर हम जैसे इंटीरियर से हैदर कराची लेकर आते हैं तो रोडों का क्या हाल है, ट्रैफिक जाम है, उस टाइम तक वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह के देखिए रोड, आप, मैं कहता हूँ आप गवर्नमेंट से कोई हमें रिलीफ ना दें, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर ले, बाकी आपको किसी चीज़ के हमें कचरा खत्म कर दें कराची से और एक रोड सही बना अच्छा दें। एक बात बताएं, कराची अमेरिका है। कचरे से मुराद क्या है आपकी? मैं ये जो जगह जगह कचरे ही है ना यार, आप अब मैं पता नहीं इजाज़त है कि नहीं, काले पुल के नीचे देखें कचरा, सिर्फ वो कचरा नहीं जो हम घर से बाहर फेंकते हैं, हमारी औलादें वहाँ पर पड़ी हैं और नशे कर रही हैं एग्जैक्टली और किसी को नज़र ही नहीं आ रहा। आपको पता है कि ये मेरी अपनी लाइफ से गुजरी हूँ मैं, इस लाइफ से मैंने अपने भाई को देखा है आज से 40 साल पहले जब वो नशा करता था, और किस तरह मेरी माँ तड़पती थी, किस तरह मैं उनके साथ तड़पती थी, और रातों को निकल कर मेरी माँ, हमारे ज़माने में लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ा जाता था, बहुत अच्छा माहौल था। तो अम्मी ने क्या करना, मेरी ने बुर्खा पहनाना, मुझे भी खुद भी पहनना, और हम अपने भाई को ढूंढने निकल जाते थे। ये कचरा हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं नज़र आ रहा, ये मज़ीद बढ़ता क्यों जा रहा है? कचरा तो हम कर लेंगे, इसके बारे में सॉरी मैं बात कहूँगा आपको कि जब तक मौत के सौदागर हैं ना यहाँ मौजूद, तो ये कचरा बढ़ता जाएगा। बस सर कुछ करना आप तो है कचरा ना। होने से बेहतर है कि उन लोगों को पकड़ें जो कचरा कर रहे हैं। कौन पकड़ेगा? यही तो अफसोस है, पकड़ेगा ये तो नहीं है। दूसरे दिन वो फिर छूट जाएंगे। मतलब ड्रामों में, फिल्मों में वही दिखाते हैं जो हमारा माहौल है। हम ड्रामा देख के तो बड़ा गुस्से में आ जाते हैं, लो ये इसको छोड़ दिया, हकीकत में भी ऐसा ही है। देखा जाए ये तो अब शाजी के ऊपर है कि वो ऐसे अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को कहें कि भाई इस किस्म के प्रोजेक्ट बनने अच्छा जी, चाहिए। अब थोड़ा सा ना माहौल चेंज करते हैं। माहौल तो अभी थोड़ी देर बाद अलग भी चेंज होगा। हम आते हैं असगर की तरफ। असगर, आपकी जो जर्नी है एक्टिंग की, आप यही कर रहे हैं जब से दुनिया में आए हैं या कुछ और भी करते हैं? आर्य जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, वरना तो हम तीनों ही शुरू हुए। नहीं, सर बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात हो रही थी। और सबसे पहले देखें, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद फिर हम एक्टर्स हैं, ये पहले मसाइल्स हैं, और ये बहुत ज़रूरी थे। आपने इस प्रोग्राम के तवस्सुल से जो भी मैसेज दिया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप एक ये बड़ा अच्छा मैसेज लेके आ रही हैं, बड़े अच्छे टॉपिक्स लेके आ रही हैं, और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इस चीज़ को एक बड़ा कामयाबी के साथ लेके चल रही हैं। इंशाल्लाह। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्टिंग की, मैं दूर दूर तक कोई मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं है, बल्कि वो जब मैंने स्टार्ट लिया तो एक्चुअली आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, आई बिलोंग टू फैसलाबादी। नहीं, मैं फैसलाबादी नहीं, मैं अमृतसरिया। खैर फैसलाबादी तो आपको पता है एक जुगत होती है अंदर, वो एक आर्टिस्ट है, वहाँ तो ख़वातीन भी झुकते मारती हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ तो हाँ, एक्चुअली मैं स्टेशन पे उतरा फैसलाबाद, तो वहाँ पे कीनुओं का सीज़न था, ताज़ा कीनू अभी आए हुए थे। तो अब मेरे ख्याल तुम ना एक ड्रामे में ये पेटियां भी भेजता था। मेरा जो एक ड्रामा था, मैं इसको नहीं जानती थी, ये मुझे नहीं जानता था, हमारा ट्रैक अलग था, उसमें हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो मुझे पता चलता था असगर ना पेटी लेके आया। मैं कहा ये पर्चियां लगा रहा है यहाँ पे ना। मैंने बहुत तकरीबन तमाम ही कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन माशाल्लाह सर मुझसे ज़्यादा काफ़ी काम कर चुके हैं, सीनियर एक्टर हैं हमारे। अच्छा, फिर वो कीनू के ठेले लगा हुआ, तो वालिद साहब ने कहा कि यार कीनू ले लेते हैं, फैमिली के लिए कुछ लेके जाना है, मिठाई फिर आगे से ले लेंगे। अच्छा, वो वालिद साहब ने उससे पूछा कि भाईजान ये कीनू किमें लाए हुए ने? तो वो आगे से बोलता है वैसे तो ये मैं 200 रुपये दे रहा हूँ, आपके लिए 160। तो दूसरा बोला क्या मीठे बहुत हैं, उसने लफ्ज़ कहा मीठे बहुत हैं। तो दूसरा आदमी खड़ा था, बुजुर्ग था, उसने कहा भाईजान इसमें क्या इंजेक्शन से मीठा भरा हुआ? यानी वहां से जुगत स्टार्ट हो गई। तो हमारे तो टैलेंट, यस फैसलाबाद, अगर मैं होती ना फैसलाबादी, मैं अज़र की एक बात को कहूँगा, मैं फैसलाबाद इंडस्ट्री, हम जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, वहाँ एक फैक्ट्री में गया, तो बाहर आया तो एक खातून, एजड खातून, तो कहने लगे, एक साहब से बोलते हैं अम्मा की हाल है? तो आगे से उसने बर्जस्ता है, क्यों तू मेडिसिन लेके देनी है? जी 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 बिल्कुल ऐसे। इसने असगर ने कहा ना
ਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਏ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ मैं का पाया ना एंजल आए एंजल शी इज़ वेरी माशाल्लाह, आपका जो स्टाइल है बहुत अच्छा। फिर दूर दूर तक मेरा कोई एक्टर का वो नहीं था, लेकिन एक्चुअली ऑडिशंस हो रहे थे तो घर वालों ने कहा कि आपके अंदर, मैं मार्केटिंग में था, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो हमें बोलना सिखाते हैं वो मार्केटिंग वाले जो है ना, आपको एक समझें कि वो भूखे को एक वो कभी भूखा नहीं मरता जो सेल्स मैन होता है। आई एम अ सेल्स मैन, मैंने मार्केटिंग प्रॉक्टर एंड गैम्बल और इस तरह की बहुत सारी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, तो वो इनके 7-8 साल, तो वहाँ से बोलना आता था। तो एक दफ़ा मैं जिलेट का एक वो, सॉरी नाम ले रहा हूँ उसका, एक ब्रांड का मैं होटल पे सेल आउट कर रहा था। पैसे जमा करवा देना, हाँ, नाम लिया है ना, हाँ तो चेक दे जाएं। तो चाय के होटल पे मैं बैठा हुआ, तो एक डायरेक्टर ये बात कर रहा था किसी चैनल का, यार ये मैं अब क्या दरख्त से तोड़ के लाऊं, ये जो किरदार है ये कौन करेगा। अच्छा मैं सुन रहा था ये ना, अब वो कह रहा है यार ये लड़का चला गया, भाग गया, अब मैं क्या करूं। खैर वो सारी बातें हो गई, मैं उठ के उसके पास आया, मैंने कहा सॉरी मैं आपकी बात सुन रहा था पीछे, ये जो किरदार ये मैं कर सकता हूँ। वो एक मेरे ख्याल से 3 या 4 सीन्स का वो कैरेक्टर था। वो डायलॉग्स मुझे आज भी वो याद है मुझे। उसने कहा ठीक है ये स्क्रिप्ट पकड़ो, ये याद करो, ये पूरे होटल वाले जो बैठे हुए इनके सामने आपने ये परफॉर्म करके दिखाना, तो देन फिर आप ये करोगे। मैं ठीक है ओके। मैं हम लोग तो वो एक पिच याद करते थे ना, उस पिच के ऊपर वो सारा स्क्रिप्ट था, वो मैंने याद किया। तो वो मुझे आज भी याद है कि वो, अरे तुमसे अच्छी तो वो निदा थी जो तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हाँ एक बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि कैसे प्यार के रिश्ते को एक बंधन में मोती की तरह पिरोया जाता है। वाह, वेरी गुड। मैं ही पागल था जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन चाहते हुए भी एक बात याद रखना, ये वक्त कभी नहीं आएगा और मैं पलट के भी नहीं आऊँगा। ये मुझे ये सीन भी याद। खैर मैंने परफॉर्म किया, वो जितने लोग बैठे हुए थे होटल वो क्लैपिंग करने लग गए। उसने कहा यार कमाल। खैर वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर वो कभी डॉक्टर तो कभी ये, कभी किडनैपर, ये तो कभी हमारा स्टार्ट है ना, ये तो हमारे जर्नी सब शुरू वालों की जो ऐसी है। अच्छा मैंने 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं ये काम करता हूँ। अच्छा मेरे चाचा जो है मेरे वालिद साहब से उनकी होता है घर में क्लैशेस होते हैं। फैसलाबाद में ही काम शुरू किया? नहीं यहीं पे मैं शुरू से कराची में पला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाचा का फ़ोन आया। अच्छा चाचा बात नहीं करते थे वालिद साहब से, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती, रंजिशें हो जाती हैं, अभी तक है ऐसे, अभी तक ऐसा चल रहा होता है, नॉर्मल है, फीलिंग सबकी एक जैसी। खैर वो चाचा की कॉल आई अब्बू के पास कि वो पुत्र नूं वेख्या ड्रामे से डॉक्टर बने हुआ है। अब्बा ने बोला कि उससे तो मेरी नाराज़गी है और आप जो है वो उसकी कॉल आ रही है। उन्हें पुत्र है काम चंगा है ही करी रख। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। खैर इनके साथ बेगुनाह माशाल्लाह एक ड्रामा था मेरा 2015। बेगुनाह कौन था? बेगुनाह ड्रामा कोई भी नहीं था, वो सारे गुनाहगार थे। और अनएक्सपेक्टेड वो ड्रामे बंद हुए और उसमें मेरे बाबा की ऊंची हवेली, बेगुनाह, उसके बाद एक और था, 3 ड्रामे हम सोप सीरियल कर रहे थे। वो एक के बाद एक दीगरे वो बंद हो गए एकदम। एक हया के रंग था, हाँ हया के रंग और बेगुनाह, ये 2 तो ड्रामे में मैं थी, तीसरे में मैं नहीं थी, उसमें तुम ही थी। कितना मजा आता था आप लोग के ड्रामे देखकर, यकीन करें ऐसा लगता था बिल्कुल एक दुनिया अलग। सर जी हम वो बाबे आदम की बात नहीं कर रहे, ये हम अभी की बात। 2015। अच्छा मैं बड़ा पसंद करता था, देखता था बड़ा एक फैमिली के साथ, लेकिन अब तो वो रुझान ही खत्म हो गया। हमारे जमाने में हम जब बच्चे थे, अलिफ नून, यार क्या नाम आपने ले लिया है। और उस वक्त का एक सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती थी, जब कोई नया ड्रामा आता था उसमें हीरोइन नहीं होती थी, इतना मुझे पसंद था। और उसकी जब एंट्री होती थी ना हीरोइन की, वो क्लास की करते थे। आपने आलिया बात की कि हीरोइन नहीं होती थी, मैं एक प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। माशाल्लाह। नाम नहीं लीजिएगा, नाम नहीं ले रहा मैं, कटवा लेना। तो मेरा उनके साथ एग्रीमेंट साइन हो रहा था 5 साल का। सही। कहने लगे कि जावेद साहब आप बिजनेसमैन भी हैं, आप बेहतर समझते हैं, आपकी फैक्ट्री है और आप ब्ला 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 ब्ला, तो कोई डिमांड आपकी हो तो बताएं। अब सब कुछ सिग्नेचर हो चुका है। मैंने कहा मैं उनका नाम नहीं रहा, साहब मेरी एक डिमांड है। अब सबको HR वाले बैठे सब, ये क्या नई पख लेकर आ गया। मैंने कहा जी शर्त ये है, वो बोले मैंने शर्त ये है 5 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल में हर साल एक नया कमर्शियल बनेगा, हर साल मेरी बीवी अलग होगी। एक बीवी के साथ मैं नहीं कमर्शियल करूंगा। और उन्होंने किया और चेंज आ जाता है। अच्छा हमारे कंट्रोल रूम की भी एक डिमांड है, वो कह रहे हैं कि छोटा सा ब्रेक ले लें क्योंकि आज औरतों को हमने मात दे दी है। मैं भी मर्द हूँ, अपने घर का मर्द हूँ। तो छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ।
खुशियों भरा है ये कारवां हफ्तेदा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद एक बार फिर आपके साथ है। आज का मौजू है तो बहुत अच्छा, अच्छी बातें अच्छी भी लगती हैं, जब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए ना फिर बंदा ना इधर उधर वेखण लग जाता है। अच्छा बोली जाओ तुसी सानू तोड़े ते भरोसा है कि तुसी सही बोल रहे हो। तो मैंने इस मौसम को थोड़ा सा चेंज किया। जैसे हमारे कराची का जो माहौल है आजकल बहुत चेंज हो रहा है, आप भी हैरान हो रहे होंगे कब बारिश हो रही है पता ही नहीं चल रहा, और कब मौसम धूप निकल आई। परसों पहला शो किया तो यहाँ से निकली पैदल, मुझे ऐप से गाड़ी नहीं मिल रही थी तो पैदल चली गई। शदीद गर्मी, इतना गुस्सा आ रहा था। फिर बाहर जाके चाय वाले फलाना पकौड़े वाले और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एनीवे खैर मैं घर चली गई। घर गई थोड़ी देर बाद क्या बारिश हुई है। तो इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का भी माहौल चेंज करते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत, थोड़ा सा फ्रेशनेस वाला, जैसे ग्रीनरी में जाके आता है वैसे ही हमारे साथ दो हमारे मेहमान और हैं। हमारे साथ है अदनान मिर्ज़ा और अब्दुल्ला नोमी। अब्दुल्ला मानी। मानी यार की मानी क्यों मानी, इसकी अम्मी क्यों मानी, मतलब सोचने की बात है। ये दोनों सिंगर हैं और बहुत ही क्लास के सिंगर हैं, आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। हम इनके सॉन्ग की तरफ जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर थोड़े से खुश्क मौजू की तरफ जाएंगे। तो गाना सुनते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर। वेरी गुड। बिल्कुल जी। गाना भी ऐसे ही था जैसे बरसात के मौसम में ठंडी ठंडी हवा आती है, सूंधी सूंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। चलते हैं हम दोबारा उसी तरफ, यानी कि जावेद साहब और सर की तरफ। सर हम चल रहे थे एजुकेशन की तरफ, और एजुकेशन जो है वो बहुत मस्ट है कि ये फील होता है हमें भी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है।
अब आप बताएं कि उस वो आवाम क्या करे जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए कोई अच्छी सी बात बताएं कि उनको क्या करना चाहिए कि बच्चों को तालीम तो देनी है। देखिए, मैं थोड़ा सा बैक हैंड पे जाता हूँ कि जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने जो काम किया, इंडिया हमें रात दिन डिफरेंट सेक्टर के अंदर, हमारे बलूचिस्तान और भी सूबों के अंदर बहुत तरीके से डिस्टर्ब कर रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिस अंदाज से अपनी 6 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी 6 गुना ताकत को उसको एक दायरे में लेकर आ गए। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकते हैं, वो उस तरफ से नहीं आता। तो एक बंदे ने जो किस तरह इसकी लीडरशिप ने अल्हम्दुलिल्लाह में किस अंदाज से फ़ौज के अंदर जो काम किया, इस मकाम पे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमें चाहिए कि इकनॉमिक के अंदर भी हम अपनी ऐसी लीडरशिप को लेकर आएँ जो इस तरीके से रोल मॉडल के तौर पर हमें इकनॉमिक के अंदर इस तरीके का हमें रास्ता पता लगे और हम उसके ऊपर काम करें और अपने पाकिस्तान को खुशहाल करें। उसके अंदर जो मेन एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, पहले हम कहाँ दुकान खोली, कहाँ बैठे रहते थे सारा दिन, कस्टमर आया, बाजार में आते, लेकिन अब ये डिफरेंट हो गया। अब ऑनलाइन का जब से कारोबार शुरू हुआ है और जिस तरीके से हम डिजिटल जो प्लेटफॉर्म से हम जो माल आजकल जो सेल कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से हमारे जो कारोबार चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है। और आप ये देखें कि पेपरलेस इकनॉमिक की तरफ हम जब गए हैं, तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशनों को इस तरीके के जो ये अपना जो नई चीज़ें आई हैं, टेक्नोलॉजी आई है अपना एजुकेशन के अंदर, उसको आम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उसमें सपोर्ट करें और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। और जो इसके अंदर काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा एक बहुत बड़ा मोर देन 60% जो SME जो ज़्यादातर हमारी जो यूथ है वो डिफरेंट सेक्टर पे काम कर रही है। लेकिन उसके ऊपर अभी स्टार्टर के अंदर जैसे अभी पता लगा कि उन्होंने अभी अच्छा खासा टैक्सेस बढ़ा दिया है ऑनलाइन के ऊपर, डिफरेंट मतलब इस तरह के जो स्टार्टर के अंदर SME पर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ आप इन डायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दें। अब मिसाल तौर पे एक बेवा है, एक जो डिसेबल है बंदा, उस पर वो एलिजिबल नहीं है कि वो टैक्स पे दे, लेकिन वो 18% टैक्स दे के WOT है जो भी आइटम है वो परचेज़ कर रहा है, तो उस पर तो इस तरह डायरेक्ट अब दुनिया में होता है। देखिए, हमने भी 30 साल हॉलैंड में रह के टैक्स भरा है, तो उस पर क्या तरीक़ाकार था कि जो हम साल के अंदर एंडिंग में जो हम प्रॉफिट करते थे उससे वो टैक्स लेते थे और अच्छा खासा वहाँ टैक्स है। ये नहीं कि जो बंदा टैक्स नहीं दे सकता उससे आप टैक्स क्यों ले रहे हैं जिस पर लागू नहीं होता। तो एक पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाए। FBR क्या चाहती है कि इस बंदे से ज़्यादा टैक्स ले। मैं कहता हूँ ये पॉलिसी के बजाय आप सबसे टैक्स लें, तो उसमें क्या होगा कि आपका टैक्स रेशियो भी पूरा हो जाएगा। आप प्रेशराइज करेंगे तो मेरा ख्याल है मुल्क की तरक्की के अंदर एक रोड मैप बनाएं और एजुकेशन के साथ कुछ लोग जो माशाल्लाह मुखैया हजरात हैं, मैं कहता हूँ खाना पीना जो भी आप कर सकते हैं, आप जो ग्राउंड पे कर रहे हैं, जैसे ये जो तंजीम है जैसे बहुत डिफरेंट है, मैं नाम नहीं लेता, वो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उनके वो भी साथ साथ उनके साथ एक ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पर इस तरीके के काम हो, ट्रेनिंग सेंटर हो। अभी देखिए, मैं एक चीज़ और आपके प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कुछ इदारों से, क्योंकि हम डिफरेंट SME और अपना ये एंटरप्रेन्योर को हम बुला के अवेयरनेस सेशन कराते हैं डिफरेंट जगहों पे, फेडरेशन में और जगहों पर। तो हम उनके इदारों के सरबराहों से बात करते हैं कि यार हमें थोड़ा टाइम दें आप, ताकि जो चीज़ें हमारी अप्रोचेबल नहीं है SME की और बिजनेस जो SME की और ये एंटरप्रेन्योर की, तो उसके अंदर आप आएँ, हमें थोड़ा सा गाइड करें। और देखिए, अगर हम समझते हैं यार हम टैक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मालूम है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं, या हम समझ नहीं पाते, या वो ग्राउंड पे जो स्टाफ होता है। टैक्सेस लगाएं उन चीज़ों पे जो आपको पता है कि ये वो खरीद रहे हैं जो टैक्स पे कर सकते हैं। मेरी ये सोच है कि जैसे लागू होता है, हाँ, मतलब कि जैसे जो चीज़ें गरीब यूज़ करते हैं, दाल चावल घी, इन पे अगर ये टैक्सेस और इन पे ये चीज़ें ख़त्म कर दें तो मेरा ख्याल हम थोड़ी सी गुर्बत कम कर सकते हैं। क्या कहते हैं जावेद साहब, ठीक है? देखिए आप इतनी सोच में चले जाते हैं, मुझे लगता है दाल चावल ज़्यादा लेकर दे रहे हैं। नहीं फिर टैक्सेस बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टैक्स नहीं लगाएं, मगर मैं ये कह रही हूँ लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है टैक्सेस, आप पेंशन ख़त्म कर दें जो सरकारी मुलाजमीन सर को। वो जो बेचारी बेवा सुन लें पहले ज़रा धीमे। टैक्सेस आप, मैं जॉब करता हूँ, सही, शौकत भाई जॉब करते हैं,
شادی جاب کرتے ہیں تو اسی طرح ان جاب سے ان کی سیلری بڑھا کے ان سے ٹیکس ڈیڈکٹ کریں, ٹھیک ہے. صحیح. اور آفٹر ریٹائرمنٹ آپ پینشن کے بجائے آپ جس طرح یورپ امریکہ میں ہوتا ہے کہ ایک ایج کے بعد گورنمنٹ ان کو منتھلی پیسے دیتی ہے, وہ ایک جو پاکٹ منی ہے. پینشن کا لفظ ایسا ہے کہ عوام سمجھتی ہے کہ جی صرف سرکاری ملازمین کو ہی ملتا ہے. اب وہ فرق ختم کر دیں, یس وہ فرق ختم کر دیں. عام شہری بھی جس نے کسی بھی ادارے میں کام کیا ہے اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اس کی ایک پینشن مقرر کر دیں یا اس کی ایک وظیفہ مقرر کر دیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, لیکن اس کو منتھلی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے چاہیے. یہ بات فیکٹ ہے. میں کہتا ہوں اس سے بہت فرق پڑے گا. وہ سفید پوش لوگ جو مانگتے ہوئے گھبراتے ہیں, مانگتے ہوئے شرماتے ہیں, ان کو بہت ہیلپ ملے گی. اور وہ پروفیشنل بھکاری جو بھیک مانگتے ہیں ان کو ختم کریں. سب سے پہلے ان پروفیشنل بھیک مانگنے والوں کو, کیونکہ مہنگائی کا سب سے زیادہ جب اثر غربت پہ پڑتا ہے تو وہ الٹا حساب ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پھر یہ ڈکیتیوں کی طرف چینا جھپٹی یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. وہ آپ کو جذبات سے کھیلتے ہیں بھیک جو پروفیشنل ہیں. اللہ سلامت رکھے جی تسی عمرے تے جاؤ, وہ بہن بھائی بھی گاڑی میں بیٹھے جوڑی سلامت رہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ دعا دے رہے ہوتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے بد دعا دے رہے ہیں. اچھا منہ ادھر ہے پر وہ نوک کیے وہ ایک رٹا ہوا ان کو وہ ہے, بہت غلط. پروفیشنل ہے نا. اب اس میں پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا خیر, میں جاوید بھائی سے اس سے جاوید اڈو صاحب سے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں. ادھر دیکھ رہی ہوں میں کہیں یہاں کسی کو کہہ رہے ہیں. مطلب اس ٹائم کراچی پولیس کے سربراہ ہیں. جاوید بھائی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان بھگاریوں کو پولیس فورس کے ذریعے ختم کروائیں. ایسا ہی آپ کی طرف آتے ہیں. عالیہ جی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ان امپلائمنٹ ہے نا از اے کرائم. آپ جب تک ملازمت کے موقع نہیں دیں گے, یہ جو انفلیشن ریلیز ڈے بائی ڈے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اب 380 روپے لیٹر تیل ہو گیا. تو میرے خیال سے ایک سفید پوش تو اب دیکھیں پہلے تھا اپر کلاس, مڈل کلاس, پھر بالکل غریب. تو اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب تو مڈل کلاس ہی تقریباً ہو گئے ہیں. اب تو اپر کلاس رہا ہی نہیں ہے. تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اپنی عوام کو ریلیف دینا چاہیے میرے خیال سے. اور میرے خیال سے جس طرح سر نے بات کی کہ ایک جو جاب کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ملنی چاہیے. وہ جیسے گریجویٹ ہی کہہ لیں آپ, گریجویٹ ہی ملتی ہے. تقریباً بہت ساری کمپنیز جو ملٹی نیشنل دیتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ تمام لوگوں کو یہ میسر ہونی چاہیے, ان کی پہنچ تک ہونی چاہیے. اور اب تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. جس طرح لیٹر, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ پیٹرولیم کے ساتھ ہی, پیٹرول مہنگا ہوگا تو اب 240 روپے لیٹر جو ہے وہ دودھ ہو گیا. ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے, لیکن سیلریز وہی ہیں. آپ دیکھیں نا سیلریز نہیں بڑھ رہی. اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے کراچی میں کراچی کی بات کروں گا کہ آئی ایم لیونگ کراچی, کہ یہاں پہ فوڈ پانڈا, بہت ساری جو سروسز ہیں, جو کوریئر سروسز ہیں یا جو بھی ترسیل کا کام کر رہی ہیں, جس پہ معمور ان کا کام ہے, یہ سروسز ابھی کراچی میں موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. اس کے باوجود اتنی سنیچنگ اور کرائم, یہ اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ ابھی بھی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو پھر سوچیں کراچی میں کیا ہوتا. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ موقع ہیں یہ جابس کے. اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ بائکیں چلا سکتے ہو, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ ینگو آ گئی, بہت ساری چیزیں, شکر الحمدللہ. لیکن عوام کو بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نکالنی چاہیے, کیونکہ یہ تو آؤٹ آف کنٹری کی ساری کمپنیز ہیں جو یہ ہمیں آ کے سہولت دے رہی ہیں, لیکن ہمارے جو حکمران ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نکال رہے ہیں. اٹس مے بی مائی پوائنٹ آف ویو, جتنی میری ایک وہ ہے, میں ایز اے شہری جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جب تک آپ سیلری دیکھیں, مہنگائی ہوئی ہے تو سیلریز بھی بڑھائیں. سیلریز وہی ہیں, میں یہی بات کر 10 سال سے سیلریز وہی ہیں عوام کی. کیونکہ میں بھی جاب کر رہا ہوں, تو ہم لوگوں نے بھی ابھی اپنی ایچ آر والوں کو کہا کہ بھائی اب سیلریز بڑھائیں آپ. اور یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ جب مہنگائی ہو رہی ہے تو ادھر سے بھی ان کو بالکل بہت ہو گئی مہنگائی بہت ہو گئی. یس یس, تو تھوڑا سا دماغ فریش کرتے ہیں لوگوں کو, کرتے ہیں بالکل. کیونکہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا ہے بالکل. کھانا پینا تے بند ہو گیا لوگ, بند ہو گیا تو میوزک ہی سن لئیے. میوزک ہی سن لئیے. اچھا جاوید صاحب, میں آخری بات بولوں گا, آپ بھی مطلب ماشاءاللہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی, اور مطلب ہم لوگ بھی اب بڑے ہو گئے, ہم بھی سن رہے ہیں مہنگائی. یہ مہنگائی ختم ہی نہیں ہو رہی, عوام رو رہی ہے. ختم ہوگی بھی نہیں. اس کا سسٹم ہمیں آگے سر سنا دیں, نہیں تو ہم لوگ ایموشنل ہو جائیں گے, بتا رہے.
आप बातें करें ये सोचे दो ना। दुखी हो जाए रोमांटिक। नहीं दुखी ना भाई, बहुत दुखी लोग ओ यार हैं। भाई दुखी ना कुछ दिल को मूड अच्छा हो जाए यार। नहीं चले आप लोगों का मूड अच्छा कोई करते हैं। नसीबो लाल दा गा लो, कोई चाँद पते नसीबा वाला। दैट्स गुड, दैट्स बदोबदी। ये हमने पिछला शो किया ईद का, मैंने कहा इतने अच्छे लोग हैं, हम बड़े अच्छे एक्टर भी, लोगों की नजर में क्यों नहीं आते? कहते चाहत पतेली जैसे आते हैं हमारे। ओह माय गॉड। सबसे जुदा तेरी ही खातिर लूं सो जन्म में है, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर लूं। रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां, हफ्ता सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ से हम गए थे और उस OST ने बहुत धूम मचाई हुई है। OST आजकल बहुत धूम मचा रहे हैं क्योंकि नॉर्मल गाने तो हमने सुनना छोड़ दिए हैं, या तो हम माहौल के बारे में सुन रहे होते हैं, हालात के बारे में सुन रहे होते हैं, म्यूज़िक से हम दूर हो गए हैं क्योंकि म्यूज़िक की मेन वजह होती थी कि हम गाने सुनते थे रेडियो में FM लगा कर, तो हमारे कान में टूटियाँ लगी होती थी। और 2004 से 2019 तक मैंने रेडियो किया तो इसलिए मुझे म्यूज़िक का पता था। अब 19 के बाद कुछ नहीं समझ आ रही, सिर्फ OST होते हैं जो हिट हो जाते हैं और हमारे सिंगर्स को भी OST याद होते हैं, और क्योंकि वो चल वही रहे होते हैं, लोग सुनना भी वही चाहते हैं, क्योंकि जो गाना सुना नहीं होता तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा होता। आप लोग क्या कहते हैं? हमारे पास अब फिर बताती जाऊँ जी, मेरी औकात थी 10 से 12 तो अब हम 12 की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपने दोनों जो माशाल्लाह से सीनियर हमारे जो यहाँ पर एक तो एक्टर हैं और एक तो हैं ही हैं, आप जानते ही हैं,
तो उनसे हम थोड़ा सा अच्छा सा मैसेज ले लेते हैं, फिर हम इधर आ जाएंगे। देखिए, अब मैं जिस तरह यूथ के हवाले से बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी होती है तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद है ना, 2 आदमी की ज़रूरत है तो इसमें 100 आदमी आ जाते हैं। वजह ये कि स्केल वर्कर की बहुत शदीद ज़रूरत है हमारे यहाँ, और इंडस्ट्री को भी स्केल वर्कर के लिए मतलब वर्कर नहीं मिलते। तो ये हमें चाहिए कि अपनी एजुकेशन को जो लेवल है इसको इम्प्रूव करें, वहाँ पर लेटेस्ट जो इसके ऐसी सीरीज़ है वहाँ पर लेकर आएँ, और मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्केल वर्कर बाहर जा रहे हैं इस यूथ को रोकें और अपने ही मुल्क के अंदर इनको यूटिलाइज़ करें। अब ये जंग के बाद जो मामलात और जिस तरीके से डिफरेंट ये सिनारियो बनने वाला है, उसमें गवर्नमेंट को और जो बिज़नेस कम्युनिटी को आपस में सर जोड़कर एक अच्छी प्लानिंग करना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, शॉर्ट टर्म के ऊपर अब मामलात आपके ख़राब होंगे। बेहतर यही है लॉन्ग टर्म, और एक दूसरे के ऊपर एतमाद की फ़ज़ा कायम रखते हुए एज ए लॉन्ग टर्म आप इसके ऊपर काम करें। थैंक यू सर। हमारी शुरू में बात हो रही थी ईरान के हवाले से, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मुझे फ़ायदा कुछ नहीं सी मन इन्फॉर्मेशन देना, हम लोगों को बताएं तो ज़्यादा अच्छा। देखिए जी, ईरान इज़राइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो था एक ब्लास्ट था, एक धमाका था, बिग बैंग था। तो उससे जो भी असर पड़ता यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, फार ईस्ट में या सेंट्रल एशिया या एशिया में, हम सबसे बड़े विक्टिम होते, हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, आपके पड़ोसी मुल्क में देख लें, वहाँ एक अफरा तफरी का आलम है, एक अफरा तफरी है कि लोग पेट्रोल पंप पे बेताशा लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये सिचुएशन नहीं थी, और इसका क्रेडिट मैं मौजूदा गवर्नमेंट को भी देता हूँ, अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को भी देता हूँ, कि जिन्होंने इतनी अच्छी, या वो ब्यूरोक्रेसी या वो ब्यूरोक्रेट्स या वो लोग बिज़नेस कम्युनिटी के जिन्होंने एक अनारकी नहीं फैलने दी। सही। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रात को आराम से सोते हैं, कोई वो नहीं है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मीडियोकर है, चाहे लोअर मीडियोकर है, सही। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नींद सोते हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि भूखा किसी को नहीं मारेगा, हम भूखे नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों ने ना इसको अलग कॉन्सेप्ट बना लिया कि अल्लाह ने वादा किया है भूखा नहीं सोने दूंगा, मगर उसमें मेहनत है। आप जब तक उठेंगे नहीं, अपने लिए कमाने नहीं जाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह ताला आपको घर बैठे रिस्क नहीं आलिया, देगा, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है ना। तो ये लोगों ने शायद ये जो आप शुरू में बात की कि लोग खाने खिला देते हैं, तो लोगों ने कुछ इस पे वो फोकस कर लिया है कि कोई नहीं, अल्लाह ने वादा किया है ना, हम वहाँ से ले आएंगे। जद्दोजहद करेंगे मैं तो आपको कुछ। एक बात बड़े वसूख से और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा, जो अभी शुरू में हमने कहा कि फ़ौज के बारे में लोग बुरा भला कहते हैं। देखें, फ़ौज का जवान, फ़ौज का ऑफिसर, फ़ौज का जर्नल जो है, हमारे बच्चों को यतीमी से बचाने के लिए अपने बच्चों को यतीम कर देता है। ये कोई नहीं ऐसा कर सकता। और फ़ख्र की बात, मैं वो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, वो जो अभी पिछले दिनों एक शहादत हुई, तो उसके बाप ने कहा कि इसकी जो बॉडी है जब मुझे देना, कि अगर इसने सीने पे गोली खाई हुई, अगर पीछे खाइए फिर मत लेके आना। ये और हमारे भी औलाद है, और हम कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकते। देखें जी, मैं या आप या मुझे बताएं कौन ऐसा शख्स है जो 70,000 रुपये सैलरी के ऊपर बॉर्डर में खड़े होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सीने पे गोली खाता है। बिल्कुल नहीं। 70,000 रुपये जस्ट पीनट्स, माजत के साथ। हाँ। लेकिन वो जज्बा है, वो जो है वो जज्बा ये सिंसियर है अपने काम से। कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तुकुलू लिमन यक्तुलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहियाकुम वलाकिन ला तशउरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं मगर तुम्हें उनका शौक। तो ये जो जवान हैं, ये जो फ़ौज के अफसर, सारे फ़ौज के जो लोग हैं, ये अल्लाह के सिपाही हैं। सिपाही। और
ہماری پرسکون نیند کے لیے اپنی خوبصورت رات کو خراب کر دیتے ہیں. تو کیوں لوگوں کے دماغ کیوں ایسے ہو گئے؟ مجھے کیوں نہیں ان کے ماں باپ کیوں نہیں ان کو بتا رہے، یا ان کے آگے جو بھی ہیں؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے، نوجوانوں سے، کہ یہ کہتے ہیں کہ جی بے روزگاری ہے، آپ آگے بڑھیں، اللہ کے سپاہی بنیں. اس ملک کو ان کی ضرورت ہے. میں عمر کے اس حصے سے گزر چکا ہوں جب میں فوج میں، لیکن میں بحیثیت ایک بزنس مین کے، بحیثیت ایک میڈیا مین کے، میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے ملک کو میری ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے میں آگے بڑھوں. اسی طرح نوجوان آگے آئیں. پی ایم اے لانگ کورس کا آج کل آیا ہوا ہے اور بھرتی شروع ہو رہی ہے. آپ لوگ آگے آئیں، وہاں پر اپنا اسکل ظاہر کریں کہ پھر دیکھیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پرسار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم جن کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. تو آپ وہ ہیبت بنے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتی. بالکل، بہت شکریہ. ایک منٹ بات صرف جاوید صاحب کی لوں گا کہ پاک فوج الحمدللہ اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو اس کے لیے دشمن گھبرائے ہوا ہے. وہ فرنٹ پہ آ کے تو اس کا نقصان نہیں پہنچاتا، وہ کوشش کرتے کہ اس کو ڈس انفارمیشن کے ذریعے نا ہماری پاک فوج کو مختلف ذرائع سے بدنام کرنے کے لیے. تو یہ سلسلہ ایک ماضی میں بھی ہے اور چلتا رہے گا، لیکن الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں یہی آپ کو کہا نا کہ ہم اپنا ویک پوائنٹ خود دیتے ہیں. ہم جب اپنے خلاف بولیں گے تو لوگوں کو تو موقع ملے گا. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی طرف آئیں گے، آخری میسیج لوگوں کو کیا اچھا دیں گے؟ آپ ایکٹر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیوچر ہمارا، مطلب یہ پیغام دے کہ ایکٹنگ اپنی جگہ پر ساتھ ایک کام، ایک جاب. جی ہاں بالکل، اس پہ فوکس نہیں ہونے. عالیہ جی دیکھیں، جیسے میں ابھی شروع میں بتایا کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ہمیشہ لڑتے تھے کہ انہوں نے ایک بات کی تھی، میں اس پروگرام کے توسل سے بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو پی ٹی وی کے جتنے بھی پرانے ایکٹرز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو جب وہ اینڈ پہ جاتے ہیں، ان بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کی اینڈ بہت برا ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ساتھ کے ساتھ اپنا کوئی ایسٹ نہیں بنایا ہوا تھا، وہ صرف ایکٹنگ پہ ہی انحصار تھا ان کا. تو میرا یہ میسیج ہے کہ ایکٹنگ ضرور کریں، یہ ایک پیشن ہے، اس کو آپ اپنا ذریعہ معاش نہ بنائیں. یہ صرف جسٹ اگر شوق ہے، شوق کے بعد پھر یہ پیشن ہوتا ہے. یہ ایک آگ کا دریا ہے اور میں کہتا ہوں ڈوب کے جانا ہے. اور کوئی تو ڈوب ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اس میں 25 30 سال، نواز الدین صدیقی آپ دیکھ لیں، تقریباً 25-30 سال اس کو لگے ایکٹر بننے میں، ایک لوگوں کے سامنے آنے میں. اس کی ماں ایک خط لکھا کرتی تھی کہ بیٹا کچرے کی بھی جگہ بدلتی ہے، تیری بھی بدلے گی. بس وہ خط کی جو لائن تھی نا اس کی ماں کی، وہ اس نے اس کو ایکٹر بنایا. بہت تو وہ شکریہ. کہتا ہے آپ کا میسیج بھی بہت بالکل اچھا تھا. بالکل. ہمارے پروگرام کا وقت تھا تھوڑا، اب یہ دونوں کی اینڈ میں باری ہوگی. اس پروگرام سے چاہوں گی اجازت. بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں. اگر آپ ان باتوں کو اڈاپٹ کر لیں، ان پہ عمل کریں تو بہت سارا کچھ بدل سکتا ہے. ہم خود اپنا آپ بدل سکتے ہیں، اپنا دماغ بدل سکتے ہیں، اپنے طریقہ کار بدل سکتے ہیں، اپنی سہولیات کو کم کر سکتے ہیں جو ہم نے بہت زیادہ کر لی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، آپ نے برانڈ کی خریدنی ہے، مت خریدیں. کوئی آپ کو ایوارڈ نہیں دے دیتا، آپ وہ لے لیں جو آپ کی سخت میں ہے. میری تو سوچ شروع سے یہی ہے کہ مجھے ہوتا ہی نہیں تھا. میں تو کہتی تھی کہ جہاں میں نے ایک سوٹ لینا ہے وہاں 4 سوٹ لے لوں گی، وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو میسیج صرف اتنا ہے کہ اپنے آپ کو خود ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، مل کر کرنا ہے، کیونکہ پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ اس کو ہم نے سنبھالنا ہے. مجھے اس پروگرام سے اجازت دیں، کل آپ سے پھر ہوگی ملاقات انشاءاللہ. جائیں گے آخر میں ہم ان دونوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آخر میں یہ آپ لوگوں کا موڈ کیسے کرتے ہیں. عالیہ جمشید کو اجازت دیں صبح کی بیٹھک سے. اللہ حافظ. حسن کے جزیروں میں، روپ کے کناروں پر، ریشمی اندھیرے ہیں، سرمئی اجالے، ایک ناز آفرید قبضہ جمائے بیٹھی ہے، جس کی جھیل آنکھوں میں 2 میل سے کالے. نہ پوچھ پریزادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے، یہ تن بدن کو چھلنی
भी है और रूह पर बिछाले हैं। कैसे जान पाओगे ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर, जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। मैं रूप का पुजारी हूँ, मैं लफ्ज़ का भिखारी हूँ, लेकिन जहाँ पे बसता हूँ वहाँ मंदिरों पे तारे हैं। क्या इश्क वो निभाएंगे, क्या उनको सराएंगे। तारीख जिनके चेहरे हैं मुकद्दरों पे जाने हैं। दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिला रकीबों से, ये सांप आस्तीनों में हमने खुद ही पाले